आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं एक शाम टीवी और मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली के जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी के बैतुल हमीद में, जहाँ पर हमदर्द नेशनल फाउंडेशन की तरफ से एक इफ्तार का जो है प्रोग्राम रखा गया है। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, चाहे वो समाजी हों, सियासी हों और किसी भी इदारे से ताल्लुक़ रखते हों, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। किस तरह यहाँ पूरा प्रोग्राम रहा, मैं सबसे बात कराने की भी कोशिश करूँगा और क्या उनके ख़यालात हैं वो भी आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करूँगा। रोज़ा इफ्तार का प्रोग्राम करा गया है चांसलर जामिया हमदर्द साहब की तरफ से। उसके अंदर कमीशन की तरफ से आए हुए हैं, मिनिस्ट्री की तरफ से आए हुए हैं, सेक्रेटरीज़ आए हुए हैं, गवर्नमेंट के पुलिस के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, एजुकेशन फील्ड से, हेल्थ केयर फील्ड से आए हुए हैं। तो एक बार अच्छा माहौल हुआ हुआ है। आप लगातार जो है मस्जिदों में, दरगाहों पर इफ्तार करा रहे हैं, कितनी खुशी मिल रही है और कैसे आप जो है हकीम साहब के पैगाम को आम करने को? हाँ, ये तो महीना ऐसा है कि इसमें जितना सवाब कमाया जाए वो कम है, तो उसी हिसाब से फिर जो काम है हमदर्द नेशनल फाउंडेशन की तरफ से वो कामों को अंजाम दिया जा रहा है। जामिया हमदर्द के वाइस चांसलर मेरे साथ मौजूद हैं, अफसर आलम साहब। सबसे पहले तो रमज़ान की मुबारकबाद आपको, और जो आज आपने इफ़्तार का प्रोग्राम कराया यूनिवर्सिटी में, कैसा रहा और कौन कौन लोग मौजूद रहे? देखिए, आज हमारे इफ्तार पार्टी में गवर्नमेंट से, ब्यूरोक्रेसी से, पुलिस से, जितने भी सीनियर ऑफिसर्स थे और हमारे बोर्ड के मेंबर, हमारे एचएनएफ मेंबर्स और हमारे डीन्स और चांसलर साहब ने इफ्तार मधु किया था, और यूएस एम्बेसी से ईरान के एम्बेसडर, काफ़ी डिप्लोमेट्स भी आए थे। ये सारे लोग हमारे इफ्तार में शिरकत की आज। और आप पार्टी के जो चेयरमैन और मिनिस्टर सब आए हुए थे। अब हमदर्द और क्या करने जा रहा है आगे, किस तरीके से कोर्सेज वगैरह कुछ चल रहे हैं? देखिए, जामिया हमदर्द हम लोग तो अब नए कोर्सेज़ ला रहे हैं न्यूट्रिशन में, डाइटिस्टिक्स में। उसके अलावा आपको मालूम होगा कि जामिया हमदर्द हमारे यूनानी एजुकेशन में कॉलेज ऑफ एमिनेंस में आ गया है। और उसके अलावा जामिया हमदर्द में हम इस साल आईओई और नैक की तैयारी कर रहे हैं। तो कितनी कामयाबी मिल रही है? देखिए, अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 8 महीना में काफ़ी हम लोगों ने चेंजेस किया है और यूनिवर्सिटी में काफ़ी नए डेवलपमेंट्स एक्टिविटी स्टार्ट किए हैं। सारे स्कूल्स को अपग्रेड कर रहे हैं और नए कंप्यूटर सेंटर बना रहे हैं, रिसर्च लैब बना रहे हैं। तो इस तरह का अपग्रेडेशन प्रोग्राम जो है, अभी हम ज़्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड में लगे हुए। बीच में लॉकडाउन भी रहा, यूनिवर्सिटी भी बंद रही, स्टूडेंट भी कर रहे हैं, उस दौरान कैसा रहा? और अब बच्चों में पढ़ाई में देखिए, लॉकडाउन के बाद अब तो हम लोगों ने यूनिवर्सिटी 100% खोल दिया है और बच्चे आ रहे हैं। तो काफ़ी, देखिए, 2 साल से बच्चे ऑनलाइन पढ़ने के बाद काफ़ी डिस्टर्ब महसूस कर रहे थे। नाउ दे आर वेरी हैप्पी इन द कैंपस। एंड हम लोग अब अगले महीने इंशाल्लाह अपना सेमेस्टर एग्ज़ाम भी कंडक्ट करेंगे। और कोई पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, जामिया हमदर्द का अब नए एडमिशन हम लोग ओपन करने जा रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि अच्छे बच्चे आएँ और एडमिशन लें हमारे यहाँ फार्मेसी में, बीयूएमएस में, बीटेक में, एमबीए में। तो हमारे यहाँ ज़्यादातर आपको पता ही है प्रोफेशनल कोर्स है। उसके अलावा हम लोग आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़ में भी, इंटरनेशनल रिलेशन और पब्लिक पॉलिसी में भी कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। यूनानी फैकल्टी के डीन डॉक्टर आरिफ जैदी साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? आज पूरा प्रोग्राम देखा आपने, आप भी मौजूद रहे, और क्या कुछ जो है स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर चल रहा है? या बहुत ही अहम शख्सियत आज इफ्तार में मौजूद रही, और जैसे अभी वाइस चांसलर साहब आपसे जिक्र कर रहे थे कि यूनिवर्सिटी के जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं, इसमें एक और मैं आपको एडिशन करना चाहूँगा कि हमदर्द में जो यूनानी है उसको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा दिया गया है, और गवर्नमेंट ने उसके लिए 10 करोड़ रुपए मंजूर किया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए। तो यूनानी के एतबार से हमदर्द एक प्रीमियम इंस्टीट्यूट होगा जो कि यूनानी मेडिसिन पर रिसर्च कर रहा है और करेगा आगे चलने के बाद में। इसके अलावा डाइवर्सिटी है, जितने कोर्सेज़ हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज़ हैं, नर्सिंग कोर्सेज़ हैं, मैनेजमेंट के कोर्सेज़ हैं। यूनानी की बात करते हैं, यूनानी पोस्ट ग्रेजुएशन है, यूनानी में पीएचडी होने जा रहा है, यूनानी में 2 साल के डिप्लोमा कोर्सेज़ हैं। तो जितने भी कोर्सेज़ यहाँ पर रन कर रहे हैं ख़ास तौर से, ये सब जो है उसमें फ़ौरी तौर से कहना चाहिए जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज़ हैं। कैंडिडेट को इधर उधर तलाश करना नहीं पड़ता ज़्यादा, और अच्छा खासा हमारे पास में क्लाइंट्स एडमिशन्स के लिए आते हैं। एक बड़ी भीड़ होती है,
ऑब्वियसली मैं कहूँगा कि एडमिशन लेना टफ़ है, क्योंकि तादाद बड़ी है एडमिशन सीकर्स की, सीट्स लिमिटेड हैं। और आपको पता होगा कि जैसे कि ट्रेडिशनल मेडिसिन से आजकल बढ़ रही है, जब या कहूँ मैं आयुष मेडिसिन, तो अभी हम अपने कंट्री में, इंडिया में, कल ही एक WHO की तरफ से ग्लोबल सेंटर का इनॉग्रेशन हुआ है, जहाँ इसमें कहना चाहिए गांधीनगर गुजरात के अंदर, जो 3 दिन का प्रोग्राम है, जिसके अंदर WHO के जो है डायरेक्टर, चेयरमैन, ये सारे लोग मौजूद हैं। और WHO इंडिया के अंदर ट्रेडिशनल मेडिसिन के ऊपर रिसर्च के लिए नए एवेन्यूज़ ओपन कर रही है। तो इससे अंदाज़ा हो सकता है कि जो साइंसेज से जिनको हमदर्द कैरी कर रहा है, जैसे मैंने ख़ास तौर से जिक्र किया यूनानी मेडिसिन का, ये कितने कहना चाहिए कि जॉब ओरिएंटेड और कितने यूज़फुल कोर्सेज होंगे, क्योंकि पूरी दुनिया की नज़र है हिंदुस्तान पर, विश्व गुरु की तरफ, कि कुछ हिंदुस्तान कुछ ऐसा नया करके दिखाए जिससे कि सारी फर्टिलिटी को, पूरे ग्लोब को उसका फ़ायदा पहुंच सके। स्टूडेंट्स को कितना जो है फ़ायदा पहुंचेगा इससे, उनको क्या मौके मिलेंगे? स्टूडेंट्स का देखिए कि हम जो लैब बनाने जा रहे हैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के अंदर, वो एक स्टेट ऑफ द आर्ट लेबोरेटरी होगी। और मैं कहूँगा कि फ्यू लेबोरेटरीज़ होंगी। यूनानी मेडिसिन में तो हो सकता है कि ऐसी लेबोरेटरी शायद ना भी हों, तो उनको एक अच्छा कहना चाहिए कि मौका मिलेगा अपना आप को वहाँ प्रोजेक्ट करने का, सीखने का, और उनको एक अच्छी कॉम्पिटेंसी उससे हासिल होगी। तो एक अपने आप में एक ये यूनिक उनके अपॉर्चुनिटी होगी स्टूडेंट्स के लिए कि यहाँ आएंगे और वो थोड़ा डिफरेंटली जो है वो सीख ले करके जाएंगे। और कोई पैगाम देना चाहेंगे, कुछ कहना? बस मैं कहना चाहूँगा कि आज कल जैसे जो भी हालात हैं, कोविड के दौर से हम गुज़रे हैं, ऑनलाइन क्लासेस चलती रही थी, अब ऑफलाइन क्लासेस हैं, तो हम सब लोग मिलजुल करके काम करें, भाईचारे भी मेंटेन करें, मेहनत भी करें, और जो है जो भी खिदमत खल्क हो सकती है, जो लोगों को हम फ़ायदा पहुंचा सकते हैं अपनी एक्सपर्टाइज से, तो जाहिर सी बात है कि यह ह्यूमन की ज़रूरत है और ये एक ज़िम्मेदारी बनती है बीइंग ए गुड सिटीज़न कि दूसरे लोगों को हम अपनी कॉम्पिटेंस से, अपने एक्सपर्टाइज से फ़ायदा पहुँचाएँ। यही मेरा मैसेज है। रमज़ान का महीना है और ये ऐसा महीना है कि ये स्पिरिचुअलिटी और भाईचारे का संदेश देता है, और साथ मिलकर काम करने का संदेश देता है, और मोहब्बत का और प्यार का संदेश देता है। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जाकिर खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो आज रोज़ा इफ्तार में आया आप हमदर्द, क्या कहना चाहेंगे इसके? आज जो रोज़ा इफ्तार जामिया हमदर्द के अंदर हुआ, ये बड़े ही मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा जामिया हमदर्द को कि जिन्होंने यहाँ सभी धर्मों के लोगों को बुलाया एक ऐसे माहौल के अंदर जहाँ दिल्ली में कुछ असामाजिक तत्व अशांति फैलाने का काम कर रहे हैं, वहाँ पे इस रोज़ा इफ्तार में सभी धर्मों के लोगों को बुलाकर, जहाँ मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं और हमारे हिंदू भाई भी आए हैं, एक ये पैगाम है कि हिंदुस्तान मोहब्बत का देश है, यहाँ पे नफ़रत की कोई जगह नहीं है। अगर नफ़रत की कहीं ऐसी आंधी चले तो ऐसी जगहों पे लोग बाग आना बंद कर दें। मगर ये रोज़ा इफ्तार इस बात की तस्दीक देता है, इस बात की गवाही देता है कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन हिंदुस्तान। दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन से जो है मेंबर हैं अजीत पाल सिंह मेरे साथ। सर, क्या कहना चाहेंगे आज इफ्तार पार्टी में? इफ्तार पार्टी आज हर महीने, पूरा महीने से देख रहे हैं इफ्तार पार्टियाँ चल रही हैं। अच्छी जो एक रस्म एक मुस्लिम धर्म में है कि पूरा दिन रोज़ा रखने के बाद शाम को इकट्ठे सब मिलके अपना रोज़ा ख़त्म करते हैं और इफ्तार का एक भोजन होता है। आज जामिया हमदर्द में एक इफ्तार पार्टी रखी गई है और एक नया अनुभव हुआ है आने का। यहाँ बहुत ही प्यार से और बहुत ही अच्छे तरीके से अरेंजमेंट किए गए हैं सारे, और मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे ही सब मिलजुल के सारे समाज में ऐसे चलते रहें और ऐसे ही हम समाज को आगे बढ़ाते रहें। जैसा माहौल चल रहा है, कितनी ज़रूरत समझते हैं इस तरीके के प्रोग्राम? नहीं, देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी घर में, किसी भी मुल्क में अगर आपने इकट्ठे आगे बढ़ना तो सबको इकट्ठे मिलजुल के आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये एक सोच लेके चलनी पड़ेगी जो भी हुकूमत में बैठे हैं कि सबको इकट्ठे लेके आगे चलें तो मुल्क और तरक्की करेगा। नैन्सी बार्लो जी भी मेरे साथ मौजूद हैं। मैडम, आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लगा यहाँ आके और देखा कि कितना यूनिटी है, सब कुछ है, और बहुत इम्प्रेस हो गई कि हमको ऐसे ज़्यादातर मिलना चाहिए ऑफ द इस पे भी। और हमेशा हम जब भी यहाँ आए हमदर्द पे, हमारी बहुत खातिरदार हुआ है, बहुत खातिरदार हुआ है और अच्छा लगा। हाँ, दिल्ली सरकार से इमरान हुसैन साहब भी जो है मौजूद है मेरे साथ।
सर क्या कहना चाहेंगे आज इफ्तार पार्टी? नहीं, आज यहाँ हम्माद साहब ने जो जामिया के हमदर्द के चांसलर हैं, आज इनकी तरफ से आज इफ्तार पार्टी ऑर्गेनाइज हुई जिसमें तमाम लोगों ने शिरकत करी। और ये एक गंगी जमनी तहजीब का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है, क्योंकि इफ्तार पार्टी में सभी लोग मिलजुल कर आते हैं और इफ्तार करते हैं। जहांगीरपुरी मामले में आप देख रहे होंगे वहाँ का क्या चल रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे जो आज कार्रवाई हुई वहाँ पर? देखिए, सब आपके सामने है, जो भी हो रहा है, जो भी भाजपा करा रही है, सब आपके सामने है। मीडिया से कुछ छुपा नहीं है। 2020 में जो दंगे हुए उसको भी आम आदमी पार्टी सब आपके सामने, सब आपके सामने है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी जो है तोड़फोड़ की गई, दिल्ली सरकार क्या एक्शन लेगी इस पर, क्या करेगी? सब आपके सामने, जो भी ये लोग कर रहे हैं, बीजेपी वाले जो भी कर रहे हैं, जिस तरीके से भी कर रहे हैं, किसी से छुपा नहीं है, क्योंकि इनकी राजनीति इन्हीं चीज़ों से शुरू होती है और इन्हीं चीज़ों पे ख़त्म होती है। जी, दिल्ली स्टेट हज कमेटी से भी चेयरमैन साथ मौजूद हैं। सर पूछें क्या कहेंगे आज इस प्रोग्राम के हवाले से? बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है, कहने का मतलब हमदर्द यूनिवर्सिटी ने। सभी लोग आए हैं। मान लो जो पिछले 2 साल से जो कोरोना में जो है रमज़ान शरीफ में आना जाना जो है बंद था, सभी लोग बहुत खुशी के साथ में आए और इंशाल्लाह सबने रोज़ा अफ्तार किया और बहुत अच्छा इन्होंने प्रोग्राम किया। इसके लिए इनको मैं बहुत बहुत जो है इनका शुक्रिया अदा करता हूँ, इन्हें बधाई देता हूँ इंशाल्लाह। जिस तरीके के माहौल बन रहे हैं उसको लेकर क्या कहेंगे, कितनी ज़रूरत महसूस होती है इस तरीके के प्रोग्राम की? माहौल तो कहने का मतलब जो है सब आपके सामने है, पर फिर भी ऐसे में फिर भी सभी लोगों को मिलजुल के और शांति बनाए रखना चाहिए। अल्लाह के हुक्म से हो सकता है बेहतर होगा। कुछ वक्त आता है, कुछ लोग जो है शरारती तत्व जो है माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं, और उनके बिगाड़ने से कोई बात नहीं बिगड़ेगी। इंशाल्लाह जो है हमारा सब लोग सोच समझ के चलेंगे और मिलजुल के चलेंगे तो बेहतर होगा इंशाल्लाह। इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर से मेरे साथ मौजूद हैं सिराज अहमद कुरैशी साहब। सर आज हमदर्द पहुँचे हैं आप इफ्तार पार्टी में, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहली बात तो यह है कि आप सबको मुबारकबाद। रमज़ान की ईद आने वाली है, उसकी मुबारकबाद। और अब रमज़ान तकरीबन जा रहे हैं, आखिरी दिन रह गए हैं रमज़ान के। ये तो जामिया हमदर्द के अंदर भी हमेशा ये तकरीब होती है, रोज़ा कुशाई होती है, लोग आते हैं। मेरी तरफ से उन सबको मुबारकबाद। देखिए, ऐसा है, रमज़ान का महीना आता है, लोग 11 महीने इंतज़ार करते रहते हैं और हमेशा लोगों की ये ख्वाहिश होती है कि रमज़ान आए। रमज़ान सिर्फ इसलिए नहीं होता है कि आदमी भूखा रख के रोज़ा रख ले, बल्कि इससे क्या होता है कि तक़वा होता है, परहेज़गारी होती है और इसके साथ एक रूहानी जज्बा जो है वो पैदा हो जाता है। अल्लाह का शुक्र है कि इस महीने के अंदर जहाँ लोगों का जज्बा ज़कात देने का होता है, लोगों की मदद करने का होता है, लोगों की खिदमत करने का होता है, वो इस महीने के अंदर अल्लाह का शुक्र है बहुत ज़्यादा लोग उसका एहतमाम करते हैं। मैंने महसूस ये किया है कि छोटे बच्चे बड़े खुश होते हैं, रोज़ा रख के बड़े खुश होते हैं और इससे पैगाम जाता है। देखिए, हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान के अंदर तमाम एहतमाम किए जाते हैं। मुसलमान जो है रोज़ा रखते हैं, उसका एहतमाम हिंदू लोग भी करते हैं। और मैंने ये देखा है कि हिंदू लोग, मुसलमान जब रोज़ेदार होता है तो उसके सामने कुछ खाते नहीं हैं, बल्कि ये होता है कि रोज़े में शाम को उनके साथ शामिल होते हैं। रोज़ा जब खुलता है तो उसके अंदर शामिल होते हैं, उनकी इबादत का पूरा एहतराम करते हैं, उनकी नमाज का पूरा एहतराम करते हैं और उनके जज्बात का पूरा एहतराम करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। हिंदुस्तान के अंदर सब चीज़ें अगर होती हैं तो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर अभी भी भाईचारा है, अमन व अमान है। कुछ लोग जो है वो शायद गलत तरीके इस्तेमाल करते हैं। मैं समझता हूँ कि उनको उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए और हमें शुक्र करना चाहिए कि आज के वज़ीर आज़म ने, अल्लाह का शुक्र है कि हिंदुस्तान को पूरा एक मुट्ठी में बांध रखा है और तमाम लोगों को एक साथ लेकर चलते हैं। वो कुछ कमियां होती हैं किसी न किसी तरह से, कहीं ना कहीं वो उसको भी कोशिश करते हैं, हालांकि उनको दुख होता है, उनको तकलीफ़ होती है इन तमाम चीज़ों से। लेकिन मैं समझता हूँ कि अमन अमान हिंदुस्तान के अंदर बरकरार रहेगा और इंशाअल्लाह हम सब उसके लिए दुआ करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। उत्तर प्रदेश के एमपी कुंवर दानिश साहब साथ मौजूद हैं यहाँ पर। सर, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बुलडोज़र चल रहा है, सबसे पहले तो इसी पर ही जानना चाहूँगा। उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश में बुलडोज़र चल रहा है और ये बुलडोज़र जो है इस देश के संविधान को ध्वस्त करने के लिए चल रहा है। ये किसी कोई एक तबके के लिए नहीं है, ये वो लोग चला रहे हैं जो इस मुल्क के आइन में यकीन नहीं रखते। जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान दिया इस देश को, उस संविधान में यकीन नहीं रखते। तो इसलिए खुद ही कंप्लेनेंट हो जाते हैं, खुद ही प्रोसिक्यूटर हो जाते हैं, खुद ही जुडिशल
फ्री हो जाते हैं। तमाम तरीके की भड़काऊ बातें की जा रही हैं, दोबारा से धर्म सभा जैसे ऐसे प्रोग्राम हो रहे हैं, कोई कार्रवाई इन पर नहीं होती, लेकिन मुसलमान को ही क्यों निशाना बनाएगा? देखिए, ये मैं उसको धर्म संसद नहीं कहता जिनमें ये भड़काऊ भाषण हो, ये अधर्म संसद हैं। ये जो अधर्म का काम भाजपा और उससे जुड़े हुए संगठन के लोग, आरएसएस के लोग करा रहे हैं, ये देश में नफ़रत का माहौल पैदा कर रहे हैं, क्योंकि इससे इनको पॉलिटिकल फ़ायदा हो रहा है। बेसिकली हमें समाज में सुधार करना पड़ेगा अब, और लोकतंत्र के अंदर वोट जो है वो सबसे बड़ी चीज़ है। जब ऐसे काम करके उनको वोट मिल रहा है तो इसलिए वो और ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में देश के लिए बहुत ही ख़तरनाक, बहुत ही नुकसानदेह, इसलिए समाज को जागरूक होना पड़ेगा। मध्य प्रदेश हुआ, राजस्थान हुआ, अब दिल्ली जहांगीरपुरी। अब देखिए, मतलब मुझे तो ताज्जुब है, मोदी जी के डिजिटल इंडिया में सुप्रीम कोर्ट से जहांगीरपुरी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जाने में 2.5 घंटा भी से ज़्यादा लगता है, वो भी एक एक्टिविस्ट जाके ऑर्डर देते हैं, तो इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है भाई? काय का डिजिटल इंडिया है आपका कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस का आदेश भी जो है दिल्ली के अंदर इम्प्लीमेंट नहीं होता फ़ौरन। क्या आपको नहीं लग रहा कि बदले की कार्रवाई हो रही है हर जगह? देखिए, मैंने कहा ये बदले की कार्रवाई नहीं, बदला तो वो होता है कि जो अगर किसी ने कुछ किया है और उससे बदला लेना है। भाई मजलूम से आप क्या बदला लोगे? क्या रास्ता है मुसलमानों के पास? किस तरीके से आवाज़ उठाएं, किस तरीके से मजबूत करें? देखिए, इस मुल्क में जो अमन पसंद लोग हैं उनको इकट्ठा होकर के अपने डर से बाहर आना पड़ेगा इस मुल्क को बचाने के लिए। ये कोई एक कम्युनिटी का सवाल नहीं है, ये मुल्क का सवाल है कि ये मुल्क जो है क्या कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, संविधान के आइन के तहत चलेगा या नहीं, ये वो बड़ा सवाल है। देखिए, आज जो बुलडोज़र चलाए वो कौन लोग थे? वो बकौल एक बीजेपी के युवा एमपी के कि ये कम्युनिटी वो है जो पंचर लगाने वाली है। अरे तो आज उन्हीं के तुमने जो पंचर लगाने वाले थे, जो बाइक ठीक करने वाले थे, मोटरसाइकिल में, उन्हीं के दुकानों को ध्वस्त किया है ना। क्या कहना चाहेंगे लोगों को जागरूक करने के लिए? देखिए, समाज को जागरूक होना पड़ेगा, लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। इस मुल्क को बचाना है तो हर तबके के, हर मज़हब के लोगों को बाहर निकल के लोकतंत्र को बचाने के लिए आगे आना पड़ेगा। कितनी ज़रूरत है इस तरीके के प्रोग्राम करने की जहां सभी लोग आपस में मिलकर? ये देखिए, प्रोग्राम करने की ज़रूरत है, जैसा जिसको चाहिए उतना प्रोग्राम करना चाहिए, और देख के सभी कम्युनिटी को बुलाना चाहिए, जो आगे मैसेज जाए कि यहाँ गंगा जमनी तहजीब के तहत हमारी सारी कम्युनिटी आ रही है और उस पर आना चाहिए लोगों को। यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई ऐसा धर्म विशेष का प्रोग्राम नहीं है। अफ्तार तो हम इस्लाम में तो ये बताया गया भूखे को खाना दो, ये भी अफ्तार में ही आता है। सर, क्या कहना चाहेंगे आज जो हमदर्द ने प्रोग्राम रखा है? देखिए, ये जो अफ्तार पार्टी है ये हमेशा से जो है हकीम साहब जो है दिया करते थे, उस रिवायत को जो है ज़िंदा रखते हुए अब उनके बेटे हम्माद साहब ने जो है अफ्तार पार्टी बुलाई है। तो इसमें हर मज़हब के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे ईरान के एम्बेसडर भी हैं और सिख कम्युनिटी से भी हैं, हिंदू कम्युनिटी से भी हैं। तो ये एक आपस में भाईचारा के लिए जो है, जो आज मुल्क में माहौल चल रहा है, उसके लिए एक बहुत अच्छी मिसाल है कि अगर पॉलिटिकली कुछ चीज़ें अलग चल रही हैं, लेकिन हिंदू, मुसलमान, सिख आपस में सब मिलजुल बैठकर जो है वो इत्तेफाक से एक जगह इकट्ठा हो सकते हैं। क्या नफरत फैलाकर ही राजनीति की जा सकती है मौजूदा वक्त में, अगर मैं जानना चाहूँ? असल में ये बहुत आसान रास्ता है, लेकिन जो है बहुत लंबा रास्ता नहीं होता। शॉर्ट टर्म के लिए जो है नफ़रत फैला के आप इन सब चीज़ों को हासिल कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में जो है मैं समझता हूँ ये चीज़ें जो हैं चलती नहीं हैं। मारूफ रज़ा भी मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी भी हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे जो मौजूदा वक्त के हालात चल रहे हैं? मैं यूँ कहूँगा मुद्दों की कंगाली है। वरना मुद्दे बहुत सारे हैं, पेट्रोल, डीज़ल, महंगाई, बेरोज़गारी, तमाम चीज़ें हैं। उन मुद्दों से डाइवर्ट करके आप ऐसा मुद्दा ले आइए, एक ऐसी चटनी चटा दीजिए ताकि बाकी सारे जायके जो है फीके पड़ जाएं। और ये सबसे सस्ता और टिकाऊ मुद्दा है जिसको लेकर के, क्योंकि हमारा जो पूरा मुल्क है जज्बाती है, लोगों को जज्बातों को उभारिए और उनको सड़कों पे ले आइए और उसके बाद उस मुद्दे को फैला दीजिए ताकि आप बाकी तमाम अहम मुद्दों को
हटा सकें, भुला सकें। हालांकि ये देश जो है गंगा जमनी तहज़ीब का गहवारा रहा है। ये कई बार कोशिशें की गई, हर बार वो नाकाम हुए और इस बार भी ये नाकाम होगी, क्योंकि आपने देखा होगा कि जिस तरीके से बुलडोज़र की राजनीति चल रही है या जो हेट पॉलिटिक्स चल रही है, आज होता है उसके अगले ही घंटे उसका जवाब भी यहाँ के लोग खुद ही देते हैं और उन्हीं में से लोग देते हैं। तो क्योंकि कोई भी आदमी शर को पसंद नहीं करता, हर अमन चाहता है, शांति चाहता है, सुकून चाहता है, क्योंकि जब ये रहेगा तो हर एक आदमी फलेगा, फूलेगा और ये मुल्क जो है तरक्की करेगा। मौजूदा वक्त की सहाफ़त को किस तरह देख रहे हैं जो एक तरफा की खबरें दिखा रही है? मैं उनकी मजबूरी कहूँ, मोहताजी कहूँ, क्या कहूँ कि गुर्बत है, कंटेंट बहुत कुछ है, लेकिन पता नहीं कौन सा ऐसा प्रेशर है, कौन सा ऐसा दबाव है। हालांकि मैं मानता नहीं किसी दबाव का और प्रेशर का। और पत्रकारिता, सहाफ़त जो है वो चौथे स्तंभ की तरह रही है, फोर्थ पिलर की तरह रही है। उसने हमेशा सरकारों को आईना दिखाने का काम किया है। उसका काम कतई नहीं कि वो उसी जगह पर बैठ करके सरकार की पीठ थपथपाए, उसकी तमाम जायज़ और नाजायज़ बातों की सताइश करे। हमेशा पत्रकारिता के लेवल पे तभी रही है जब वो समाज के साथ खड़ी हुई है, ना कि सरकार के साथ। जी, वो शेर है कि जुल्म की टहनी कभी फलती नहीं, नाव कागज़ की सदा चलती नहीं। अजय चौधरी जी मेरे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो रमज़ान का महीना चल रहा है, मुबारकबाद आपको। हमदर्द पहुँचे आप इफ्तार पार्टी में, किस तरह से देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले सभी लोगों को रमज़ान शरीफ की मुबारकबाद। और आज का जो रोज़ा इफ्तार का आयोजन हमदर्द विश्वविद्यालय ने किया, जहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ मौजूद थीं, और ये जितने भी हमारे धार्मिक पर्व हैं, त्यौहार हैं, सभी भाईचारा, दोस्ती, अमन और शांति का पैगाम देते हैं। सारे त्योहारों को, पूरे देशवासियों को हंसी खुशी के साथ और मिलजुल कर मनाना चाहिए, यही मैं अपील करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। लेकिन उसी खुशी को अगर नज़र लग जाए नफ़रत की, तो उसको किस तरह देखते हैं आप? जैसे हाल ही जहांगीरपुरी की बात की जाए, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? नहीं, नफ़रत की नज़र को तो हम ही लोग दूर करेंगे। कहीं भी किसी तरह की नफ़रत किसी भी स्तर पर है तो उसको समाज की जिम्मेदारी बनती है, देश के ज़िम्मेदार नागरिकों की जिम्मेदारी बनती है कि वो लोग आगे आएँ और किसी भी तरह का कोई मनमुटाव या कोई चीज़ इस तरह की कहीं होती है तो उसको मिलकर, बैठकर सौहार्दपूर्ण तरीके से हल किया जाए। सर, जिस तरीके से एक नफ़रत का माहौल कुछ असामाजिक तत्व समाज में फैलाना चाहते हैं, तो समाज को जागरूक करने के लिए क्या एक आप संदेश देना चाहेंगे? किस तरीके से इससे लड़ा जाए? ये जैसा मैंने कहा कि जो ज़िम्मेदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, किसी भी कम्युनिटी के हैं, मेजॉरिटी हमेशा अमन, चैन और शांति चाहती है। कुछ छोटे मोटे सेक्शंस होते हैं, एक आध 2-4 लोग ऐसे उपद्रवी होते हैं जो माहौल को ख़राब करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए कानून और व्यवस्था है, पुलिस है, एडमिनिस्ट्रेशन है, सब लोग मिलकर काम करेंगे तो ऐसी कोई बात नहीं होगी। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, सबको मिलकर के बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हुआ है और ऐसे प्रोग्राम्स होने से, लोगों का मेलजोल बढ़ने से तो सबको बहुत अच्छा लगता है। ये कल्चर है हमारे देश का। जिस तरीके से नज़र लगी हुई है आज के कल्चर को, क्या कहना चाहेंगे? जो नफ़रत का माहौल फैला हुआ है पूरे देश, ये तो अपने अंदर सोचने की बात है, इसमें कुछ नफ़रत नहीं है। हम लोग तो सब एक साथ मिलकर के काम भी करते हैं और ऐसे मौक़ों पे एक दूसरे से मुलाकात भी करते हैं। आप किस तरह देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ऐसे देखता हूँ, एक बार मैंने सेंट्रल पार्क में तकरीर करी थी कि दिल्ली वो जगह है जहाँ हिंदू ईद मनाते हैं और मुसलमान दिवाली मनाते हैं, और आज भी ऐसा ही है। ये अपने अपने सोच की बात है कि आप किस तरह सोच रहे हैं और आगे किस तरफ किसको कहाँ ले जाना चाहते हैं। अगर आप हल्का सोचेंगे तो हल्का ही मिलेगा, भारी सोचेंगे तो भारी मिलेगा। कोई कमी नहीं है एक दूसरे को मिजाज को समझने में और एक दूसरे से गले मिलने में। ये हमेशा से होता आया है और हमेशा रहेगा, चाहे कोई कितनी कोशिश कर ले, कभी अलग नहीं कर सकते। ये प्रोग्राम हमदर्द नेशनल फाउंडेशन ने जो चांसलर हैं जामिया हमदर्द के हकीम अब्दुल हमीद साहब के बड़े साहबजादे हम्माद अहमद साहब की तरफ से हुआ, और इसमें ख़ास बात ये रही कि जो यहाँ के जैसे हज कमेटी के चेयरमैन हैं, दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं और भी पब्लिक के लोग हैं, मिनिस्टर्स हैं और भी हमारे यूनिवर्सिटी के ज़िम्मेदार लोग हैं, उन सभी लोगों ने ये जो है इफ्तार अटेंड किया
और बड़ी अच्छी गैदरिंग रही और सब एक दूसरे से मिले, एक भाईचारे का संदेश दिया कि भाई बहरहाल मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदोस्तां हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। और यही तहज़ीब है जो हम सब इस उसमें सरदार भी आए, इस उसमें नॉन मुस्लिम भी आए, इस उसमें मुसलमान तो थे ही, और भी एम्बेसीज़ के लोग आए और डिफरेंट कल्चर के लोग आए और सब ने मिलकर एक साथ रोज़ा अफ्तार किया और साथ में डिनर भी लिया। एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद अयाज। हम सब लोग एक हैं, हम हिंदुस्तानी हैं और यही हमारा कल्चर है और यही हमारी पहचान है। और हमदर्द मीन्स शेयरिंग ऑफ पेन एवरीबॉडी। हम हर एक जगह जाने की कोशिश करते हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ हम मंदिर भी जाएंगे, हम मस्जिद भी जाएंगे, हम जा रहे हैं, हम गुरुद्वारे भी जाएंगे और हम मंदिर भी जाएंगे। हम ये मोहब्बत का पैगाम पूरे हिंदुस्तान को देंगे कि हमदर्द सबका हमदर्द है, किसी एक का नहीं। और इंशाल्लाह आगे भी हम बहुत ही वेलफेयर से ओरिएंटेड काम करते रहेंगे और करेंगे। हकीम साहब एक विजनरी थे। हकीम अब्दुल हमीद साहब ने जब ये ख्वाब देखा था जामिया हमदर्द बनाने का, जब यहाँ जंगल था और मैं कभी कभी अलकनंदा में अपना फ़्लैट देखने आता था और मेरे सामने यूनिवर्सिटी की तामीर हुई है। हकीम साहब से मैं मिलता था जब वो अपने कौटिल्य मार्ग के घर पर इफ्तार करते थे। उस ज़माने में 90s से ऑनवर्ड्स मेरा उनके यहाँ आना जाना था और ये बच्चे छोटे थे, अब जो सरपरस्त बन गए हैं। और हकीम साहब की जो विज़न थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी और वो मिनिस्ट्री में भी मुझसे मिलते थे। हेल्थ मिनिस्ट्री में जब वो आते थे तो वो एक ऑरा होता था उनके चारों तरफ, एक खिदमत खल्क का ऑरा होता था और एक नॉलेज का ऑरा होता था और एक विज़न का, 3 ऑरा मैं उनके सेंस करता था। और मैं देखता था इतनी छोटे से थे वो और इतना बड़ी सोच थी उनकी, ये उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। और हमारे लिए उस वक्त ये रियलाइज़ करना कि उनका सपना इतनी बड़ी शक्ल में, एक मेडिकल कॉलेज की शक्ल में आएगा और बनेगा और इसमें लोग दूर दूर से फॉरेन कंट्रीज से पढ़ने आएंगे, ये एक बहुत बड़ी उनकी विज़न थी जो अब उनकी एब्सेंस में कामयाब हुई है। और इसकी क्रेडिट उन्हीं को जाता है और उनकी सोच को जाता है। और उन्होंने तिबिया कॉलेज भी बनाया। मैं इससे तिबिया कॉलेज से और इस मेडिकल कॉलेज से बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूँ, तमाम स्टाफ का रिक्रूटमेंट वगैरह उस स्टेज से जुड़ा हुआ हूँ। और मैं मुबारकबाद देता हूँ सब लोगों को जो आज इस इंस्टीट्यूशन से, एक अजीम इदारे से जुड़े हुए हैं और हकीम साहब की जो सोच है और सपना है, थिंकिंग है, उनका विज़न है, उसको एक शक्ल दे रहे हैं, अमली जामा पहना रहे हैं। मैं एज ए डॉक्टर मोहसिन वली उनको सैल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ और उनके ख्वाब के और ज़्यादा अच्छी तरह से पूरे होने की तकमील के लिए दुआ करता हूँ। जिस तरह हमदर्द नेशनल फाउंडेशन तमाम लोगों को आपसी भाईचारे और मोहब्बत का पैगाम देने की कोशिश कर रहा है, आपने देखा होगा हमारी तस्वीरों में हमने पहले निज़ामुद्दीन महबूब इलाही के आस्थाने को कवर किया, फिर हज़रत माई साहब के आस्थाने को कवर किया, उसके बाद महरौली शरीफ में एक मदरसे में इफ़्तार का प्रोग्राम रखा गया, हमने वो भी कवर किया। और आज हमदर्द नेशनल फाउंडेशन ने जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी के अंदर ही इफ़्तार का प्रोग्राम किया, जहाँ पर सभी समाजी, सियासी और सभी मज़ाहिब के लोग एक साथ बैठे और सभी एक दस्तरखान पर लोगों ने इफ़्तार किया। जिस तरह मौजूदा वक्त में मुल्क का हालात बनाने की कोशिशें की जा रही हैं, आप जिधर देखिए उधर नफ़रती माहौल आपको नज़र आएगा, हर तरफ आपको कहीं ना कहीं नफ़रत फैलाने वाले लोग नज़र आ जाएंगे। लेकिन जहाँ एक तरफ नफ़रत फैलाने वाले लोग हैं तो वहीं इस दुनिया में आपसी भाईचारे और मोहब्बत का पैगाम आम करने वाले लोग भी मौजूद हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए कि हम इस मोहब्बत के पैगाम को आम करें, आपसी भाईचारे को बढ़ाएं, आपसी भाईचारे का पैगाम दें। अगर हमारी ये कोशिशें आपको अच्छी लगती हैं और पसंद आ रही हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी ख़बरों को आगे दूसरे लोगों तक भी पहुँचाएँ। दिल्ली से एक शाम टीवी के लिए मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी।